नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे जनता शक्ति न्यूज। सभी की नजर लोकसभा चुनाव से हटकर विधानसभा चुनाव में आ गई है, लेकिन सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। हम ये करांगे, हम वो करांगे, जनता को लुभाने के लिए सारी पार्टियां दावे पेश करी। लेकिन इसी दौर में हरियाणा के अंदर एक पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी काशीराम। उस आपने सुना भी होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, जो संसद में पूरे दहाड़ते हैं, लेकिन वह मुद्दे ले आते हैं जो आज तक किसी ने ना सुने होंगे, और वह मुद्दे जनता के सामने दिखाते भी काम भी करें। उसी दौर में हरियाणा के अंदर एक आजाद समाज पार्टी के नेता हमारे सामने, इसने भी एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। सीधे हम ले चलते हैं उनके पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पहले तो हमारे दर्शकों का एक बार अपना नाम बताओ जी। मैं सुनील राजबामणिया जी, जो जिला प्रभारी जींद हूं, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी जी, आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जी, कह दिया जी, जिनको सभी हीन भावना से देखते हैं। आपने जिसमें क्या देखा ऐसा जो हर पार्टी अलग अलग मुद्दे उठा रही है? देखिए, जो कॉमन मुद्दे हैं जी उनके ऊपर तो हर कोई काम करता है। जी एक ऐसा वर्ग जिसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, जी कोई नाम तक नहीं लेना चाहता कि भाई कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए, जी इसलिए उन लोगों का नाम तक लेना जो वो ठीक नहीं समझते हैं। मैं उन लोगों की जो पीड़ा है, वो उनका दर्द है, मैं बहुत गहराई से समझ के आया हूँ। जी मैंने बहुत नज़दीक से उन लोगों का जो दर्द है वो महसूस किया है, जो पीड़ा है वो महसूस की है। जी तो मुझे आज मौका मिल रहा है, मैं चाहता हूँ अगर जनता मेरा साथ दे, मुझे आशीर्वाद देती है जी और मेरा सहयोग करती है, तो मैं ऐसे वर्ग के लिए काम करना चाहता हूँ जिसको कैदी के नाम से जाना जाता है। वो कैदी बंदी जो होता है, इसी समाज का हिस्सा है। किन्हीं हालातों वश, मजबूरी वश उनको हमारे से अलग हट करके एक अलग दुनिया में जाना पड़ जाता है, जिसको जेल कहते हैं। जब वो बंदा जेल में जाता है, कोई भी एक साधारण से साधारण आदमी भी उस जेल के एक जो प्रांगण है उसके अंदर रहता है, जेल के कैंपस के अंदर रहता है, और एक जो आपराधिक प्रवृत्ति का खूंखार से खूंखार व्यक्ति भी उसी प्रांगण के अंदर रहता है। जब शेर को और खरगोश को एक जगह पे छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं शेर उसको खाने का काम करता है। एक ऐसी गरीब तबका जो साधारण आदमी है, जो बिल्कुल कॉमन पर्सन है, वो भी उससे जगह पे जा करके कहीं ना कहीं एक शोषण का जो बाहर शिकार होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जेल के अंदर भी वो शोषण का शिकार होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसके ऊपर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार हो, और आने वाले समय के अंदर अगर जनता साथ देती है तो मैं खास तौर पे जो मैं आपसे वादा करता हूं कि भाई जल्द से जल्द जो है इस मुद्दे के ऊपर काम किया जाएगा। और जो हमारे कैदी भाई हैं, मैं उन लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई जो भी साथी हमारे इस जो साजिश का शिकार हो गए हैं, या कोई मतलब उनके साथ में हालात वश, कोई मजबूरी वश कोई घटना घट गई है जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ गया है, या जमानत पर बाहर आ चुके हैं, उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आज हमें कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है कि जो साथी जेलों के अंदर पड़े हैं या जेलों से बाहर जो जमानत पे आ चुके हैं, वो किसी न किसी साजिश का भी शिकार हैं, जो शोषण का भी शिकार हैं, किसी न किसी हालात का भी शिकार है, कोई मजबूरी का भी शिकार है। उन लोगों को कहीं ना कहीं हमें सुधारना। आपने कहा जी वो उसके अंदर कह दी, लेकिन वो अपराध करके जाते हैं, वो अपराध की सजा अपराध काट रहे हैं जी। जो होता है, अपराध की भी कई श्रेणियां होती हैं। जी। एक तो होता है प्रोफेशनली, जो पेशेवर अपराधी हैं, जो खास तौर पे मान लो कि जिनका पेशा ही अपराध करना है, उनको हम कह सकते हैं कि वो कैदी हैं, वो अपराधी हैं। लेकिन किसी ना किसी मजबूरी के चलते, किसी ना किसी हालात के चलते, कोई इंसिडेंटली, कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिसे एक खूंखार अपराधी को ट्रीट किया जाता है। मैं उसके अंदर जो है ना कहीं एक वर्गीकरण करना चाहता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ कि उसके अंदर है ना कहीं एक जो है ना वर्गीकरण किया जाए उन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से, उन लोगों को जो साधारण किसी भी हालात वश, मजबूरी वश कैदी जेल में चले गए हैं, उनको उनसे अलग ट्रीट किया जाए, उनको भी उसी दृष्टि से ना देखा जाए, उनको भी उसी जो दायरे में ना लिया जाए और उनके बराबर सजा ना दी जाए, उनके लिए अलग से कोई प्रावधान किया जाए ताकि भाई वो कहीं ना कहीं आगे से इस आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर संलिप्त होने से बच जाएं। क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के साथ व्यक्तियों के साथ रह करके वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ, उनके जैसा, जो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो कहते हैं कि भाई अपराध जेल है वो अपराध का जो बीज है वहीं से फूटता है। जी, जैसे कई बार देखने में आया है कि 10 साल जेल काट ली किसी कैदी ने, 20 साल जेल काट ली, तो उसको बाद में उसको जज बरी कर देता है, न्यायपालिका बरी कर देती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि भाई सालों साल एक कैदी जो बंदी है उसको जेलों के अंदर काटने के बाद में
10 साल, 15 साल, 28 साल, 28 साल के बाद में, जी। 30 साल के बाद में, 36 साल के बाद में जब एक व्यक्ति बाहर निकलता है जी। तो कोर्ट जो है, कोर्ट उसको बताती है कि भाई ये निर्दोष है, निर्दोष इसके था, जी। द्वारा ये काम नहीं किया गया। जब उसको 28 साल के बाद में बरी किया जाता है तो उस 28 साल के अंदर उसकी जो जीवन है वो मोस्टली जो उसका वो कहीं ना कहीं जी। कट चुका होता है और वो उसका शिकार हो चुका होता है, उस षड्यंत्र का, उस साजिश का शिकार हो चुका होता है। जो कानून व्यवस्था है, हमारी लचर कानून व्यवस्था, उसका कहीं ना कहीं शिकार हो चुका होता है। तो मैं ऐसे जो गलत अब किसी फैसले हैं उनका जो विरोध करता हूं और ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं चाहता हूं कि भाई कोई काम किया जाए, स्पेशल उनको कोई ना कोई प्रावधान बना करके उनको जो रिमिशन दी जाए, उनको जी। छूट दी जाए, ताकि भाई वो बाहर आकर के अपने जो बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने जो समाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं मूल धारा में शामिल होने का जो है काम करें। और जो उनका जीवन है, जो बाहर आता है जब भी एक कैदीबंदी, तो वो कहीं ना कहीं एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, उसको जी। एक जेल का ठप्पा जी। उसके माथे पर लगा होता है और उसको कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं चाहता हूं कोई ना कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि भाई जो व्यक्ति जेल से बाहर आता है तो उसके लिए सरकार जो है कुछ अलग से प्रावधान करे, कोई आर्थिक सहायता उसको जी। दे, कोई लोन वगैरह दे, कोई रोजगार की व्यवस्था उनकी करे, ताकि वो बाहर आकर के समाज की मूल धारा में शामिल होकर के उससे जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले, इस समाज का जो है अहम हिस्सा बन सके जी। और इस देश जैसे के निर्माण में जी। योगदान कर सके। जी, जैसे अभी आप बच्चों की बात की, लेकिन अपराध तो एक करता है, लेकिन उसके बच्चे होते हैं, सजा उनको भी भोगनी पड़ती है, जी उनको भी बिल्कुल, लोग इन जो भावना से परिवार देखना है पड़ता उसका, एक वो कैदी तो जेल के अंदर चला जाता है, तो एक जी। जेल के परिवेश के अंदर, चार दीवारी के अंदर सीमित रहता है, उसकी सारी जी। की सारी जिम्मेवारी जो है वो जेल अपराध प्रशासन की दूसरे और की है। राज्य सरकार की होती है, न्याय प्रणाली की होती है। लेकिन जो उसका परिवार है, जो जी। उसके पीछे उसका परिवार रह गया, वो क्योंकि वो परिवार का मुखिया होता है और जी। वो किसी ना किसी हालातवश उसको अंदर जाना पड़ जाता है, हाँ, तो उसका परिवार के परिवार भी जो है वो हालात खराब टूट हो जाता जाते है, हैं। बिखर जाता है, उसकी जो केयर है किसी कोई नहीं सुध लेने वाला होता है। जी। तो ऐसे परिवारों का भी जो सरकार को ना खास ध्यान देना चाहिए। जी। जैसे अभी आपने कहा जी वर्गीकरण, तो आप वर्गीकरण जैसे उन कैदियों में करें जो कोई हालात का मारा, जैसे जो कोई किसी हालातवश, पेशेवर किसी अपराधी है। मजबूरीवश कि इंसिडेंटली अगर कोई अपराध घटित हो गया उसके हाथ से, तो उसको भी मतलब हम उन खुखार अपराधियों के बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, करना चाहिए। जी। ये बिल्कुल दोगलापन है हमारा। हम कहीं ना कहीं ऐसा करके कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको एक खुली छूट देते हैं कि भाई अपने जो शिकार है वो उन लोगों को बनाएं, उन जी। लोगों को मोहरा बनाएं, ताकि भाई वो लोग जब बाहर जाएं तो वो उन लोगों के साथ में मिल करके और ज़्यादा अपराध करें। मैं चाहता हूं कि भाई जब कैदी जेल के अंदर जाता है तो उसको बना करके उनको सुधारा जाए, ना कि वहाँ पे मतलब एक अपराध का अड्डा बनाया जाए जहाँ से अपराधी जी। जन्म लें। तो जी, मैं उन लेकिन लोगों के लिए खास व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जी। जहाँ पे वो अपने जीवन का जो गलती, भूलवश या किसी कारणवश, मजबूरीवश हो गई, उसको सुधार सकें और बाहर आकर के एक जो समाज की मूल धारा है उसमें और जो देश का निर्माण में योगदान करें। जी। जैसे सरकार अनेकों कानून बनाती है अपराध खत्म करने के लिए, जी। लेकिन तब भी अपराध खत्म नहीं होते। आप ऐसा क्या करोगे कि देखिए, अपराध कम हो मैं जाए? एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भी जो अपराध है जी। वो उसको जो है ना बढ़ावा कौन देता है? उसको बढ़ावा जो है हमारा कानून देता है, हमारे जो नीतियाँ हैं वो देती हैं। एक जब मैं आपको भी वही चीज़ बता रहा था कि भई जब तक वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, जो आम कैदी बंदी हैं वहाँ पे, जो जी। किसी हालात मजबूरीवश वहाँ पे गए हैं, उन लोगों को भी उन खुखार अपराधियों के बीच में रख करके हम उन लोगों को, जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के जी। खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे यानी ही कि हालात है, वो मजबूरीवश हो जाते हैं। उन लोगों के भी दिमाग में वो है ना एक छाप लग जाती है कि भई हमें भी कहीं न कहीं भई बदला लेना है, शोषण हो रहा है हमारा, उसका अत्याचार का बदला लेना है। वो कहीं न कहीं भावना पैदा हो जाती है और वो भी कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों को हमें बचाना चाहिए, उनको सुधारने के लिए जी। काम करना चाहिए और दूसरा जो है उनके लिए रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। वो कहावत है कि भई खाली दिमाग शैतान का घर। मैं उन लोगों के लिए जो कैदी बंदी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि भई सरकार जो है उनके लिए कोई ऐसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए, उन लोगों से वहाँ पे वो काम ले और उसके बदले में एक ऐसी दिहाड़ी, एक सम्मानजनक जो दिहाड़ी है जो बाहर मिलती है, ताकि भई वो अपने बच्चों के पास में भेज सके और जो परिवार है वो कहीं न कहीं बिखरने से बच जाए, टूटने से बच जाए। जी, अभी जैसे 15 साल 20 साल जेल हो जाती है, लेकिन उनको काम तो उनको भी दिया जाता है। काम तो जो कैदी बंदी हैं उनको सभी को दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस काम के बदले में एक सम्मानजनक जो वेजेज है, जो दिहाड़ी है वो उनको दी जाए। एक 10 रुपए जो दिहाड़ी मिल रही है उससे क्या होना है, कुछ भी नहीं 10 होना रुपए होता है। मिलती है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 रुपए की जो दिहाड़ी है, कई जगह तो 5 रुपए है। जी। ठीक है, और पूरा का पूरा दिन उससे काम लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि भई इसमें कहीं न कहीं हमारे को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एक तो उनको रोज़गार मिल जाए जी। और वो जो व्यस्त रहेंगे तो
उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे वो कहीं ना कहीं भटकने से बच जाएंगे और आपराधिक प्रवृत्ति के जो कैदी बंदी हैं उन लोगों के साय से भी वो बच जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। अगर सरकार बनती है, हमारी मौका मिलता है, जनता चुनती है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करता हूं और एक आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई इसके ऊपर बहुत गहराई से काम किया जाएगा और जितने भी कैदी बंदी ऐसे हालातवश कारणवश मजबूरीवश पड़े हैं और जो लोग जमानत हो चुके हैं, जिन लोगों की, अब एक गरीब आदमी होता है उसके पास में ना मकान होता है, घर का किराए पे मकान लेके वो रह रहा होता है और उसके ऊपर अगर मान ले कोई केस लग गया तो कहाँ से अपनी जमानती लेके आएगा, उसके पास में कोई जमानती नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए ताकि भाई उनको पर्सनल बॉन्ड पे जो है रिलीज करा जाए और वो अपने आकर के परिवार को संभाले। ऐसे ऐसे अनेकों हजारों कैदी हैं जो जमानत मंजूर हो चुकी है, जमानत हो चुकी है, लेकिन उनको जमानती नहीं मिल रहे हैं, फिर वो जेल के अंदर रहते हैं। हाँ, उस वजह से उनको एक्स्ट्रा जो समय है वो जेल के अंदर बिताना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि जब तक जमानती नहीं होगा तब तक उसको कोर्ट जो है छोड़ेगी नहीं। तो ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहिए, उनको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज करने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बड़ा सिस्टम गड़बड़ा चुका है, जमानती वगैरह मिलने बंद हो चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है। एक आदमी जिसने एक बार जमानत ले ली वो दोबारा जमानत नहीं ले पाता है, तो उनकी ऑनलाइन जो है एंट्री होने लगी है। तो जब भी एक जमानती ने, किसी आदमी ने एक जमानत ले ली तो वो दोबारा किसी और आदमी की जमानत नहीं ले सकता। यानी कि एक आदमी की जमानत एक ही बार कितने दिन तक सर ये वो जब तक उस केस का फैसला नहीं आता है तब तक वो उसके अंदर वो उसमें जो है ना कोर्ट के अंदर रहन हो जाती है, वो उसमें बंदिश हो जाती है, उसके ऊपर स्टे हो जाती है, कुछ नहीं होगा। जी जी। जैसे अभी आपने जी ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे बीजेपी है वो कह रही है हम 5 किलो दाने देंगे, हम ये खरीदेंगे, ये कांग्रेस देश को गुलामी की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। 300 यूनिट खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे, लेकिन आपने इस पर ही क्यों सोचा? देश के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे जो है ना, देश को गुलाम करने की तरफ, देश की जो सोच मेंटलिटी है उसको कहीं ना कहीं संकीर्ण करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो काम किया जा रहा है, ताकि वे वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन कुछ चुनिंदा लोगों के जो ऊपर आश्रित रहें, ताकि वे वो उनके जो फेंके हुए जाल में फंस जाएं और वो उनका साजिश का शिकार हो जाएं और उनको वोट देते रहें। क्योंकि जितने ज़्यादा मजलूम होंगे, जितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे, जितने दबे कुचले होंगे, जितने ज़्यादा वो गरीब होंगे, वो सरकार से उतनी ही उम्मीदें करेंगे और सरकार जो है उनका जो इसी प्रकार से शोषण करती रहेगी। लेकिन मैं आज देश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप लोगों के पास में चुनावी वर्ष आया हुआ है, इसके अंदर एक मौका है, एक बदलाव का मौका है। आप लोग इस सत्ता के परिवर्तन करने वाले जो बहुत बड़े कार्यकर्ता हो, आप चाहो तो इस सरकार को 1 मिनट में उखाड़ के फेंक सकते हो। सिर्फ आप लोगों के लिए एक दिमाग के अंदर मनसा होनी चाहिए कि भाई आपने ये करना है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे अलग क्या चाहोगे सर आप? इससे अलग जो जनता के लिए क्या करोगे? मैं देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर रावण मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, ना हमें किसी को छोटा बताना, ना किसी को बड़ा बताना, ना हमारे लिए कोई बड़ा ना कोई छोटा। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है, जो हमारे नेता हैं, वो हमारा नेतृत्व वो हमारे मुद्दों के लिए करें, हमारी ज़रूरतों के लिए करें, हमारी समस्याओं के लिए करें, हमारी मजबूरियों के लिए काम करें, ना कि वे सिर्फ और सिर्फ हमारी वोट लेने के लिए आपस में एक दूसरे को भड़का करके, एक दूसरे को भिड़ा करके हमें आपस में बांटने का काम करें। हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे चाहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, हमारी ज़रूरतों को जो समाधान चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई इस देश के अंदर कोई किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को भूखा सोना पड़े, किसी भी जो सर के ऊपर कोई छत की कमी रहे। हम चाहते हैं कि सभी परिवार हैं, जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों, सुदृढ़ हों, स्वस्थ हों, उनका दिमाग स्वस्थ हो, ताकि भाई वो, क्योंकि बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वही इस देश के नुमाइंदे हैं। वो आने वाले समय के जो यहाँ पे कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई अन्य कर्मचारी बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उन लोगों को बचाना होगा और उन लोगों को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से प्रयास करना पड़ेगा, मिलकर के हमें एक अभियान शुरू करना पड़ेगा, ताकि वे इस जालिम सरकार को, जो कांग्रेस और बीजेपी के रूप में इन्होंने देश को खोखला कर दिया है, उन लोगों को कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा और एक नए अध्याय की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, जिसके लिए भाई चंद्रशेखर रावण ने अपनी शुरुआत कर दी है। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ उनको ताकत देने का काम करना है, उनको मजबूती देने का काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जो भाई चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं जिताने का काम करना है। जी, क्या जींद हल्के से आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो 90 की 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर कार्यरत है। हम आपस में जैसे भी मतलब जल्द से जल्द भविष्य के अंदर सलाह मशवरा करके जल्द से जल्द जो टिकटें हैं,
जो कैंडिडेट है हमारे वो अनाउंस कर देंगे, और जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा घोषणा पत्र है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, और आप लोगों को जल्द से जल्द बताया जाएगा कि भाई आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर के काम करेगी। जी जी, क्या जींद से कोई चेहरा सामने आया? जींद अभी बहुत समय है, अभी लगभग 1 महीने सवा महीना पड़ा है। जल्द भविष्य के अंदर ही सभी कैंडिडेटों की जो घोषणा कर दी जाएगी, और मैं बताना चाहूँगा कि भाई हमारी 90 के 90 सीटों के ऊपर कैंडिडेट तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जल्द भविष्य के अंदर घोषणा कर देंगे, और एक बहुत बड़ी जन सैलाब रैली, एक ऐतिहासिक रैली इस जींद शहर की धरती से होकर के भाई चंद्रशेखर रावण जो है एक नया अध्याय इस जींद की धरती से लिखने वाले हैं। जी, देखिए ये सुना आपने सुनील राज बामणिया जी को, जो इन्होंने बताया कि हम रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे, और जो कैदी हैं जो बगैर मतलब जो भी किसी अपराध के ना कारण का सजा काट रहे हैं उनको, उनके लिए भी अलग से सोचेंगे। लेकिन एक देखने की बात ये है कि जींद हल्के से आज़ाद समाज पार्टी जीतती है या ना जीतती है, या लोग इसको कितना चाहते हैं, जैसे भाई चंद्रशेखर जी हैं वो आवाज़ उठाते, ये आगे लोगों की जनता का विश्वास जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।